नई कहानियों के लिए एके स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। ये बात उन दिनों की है जब मैं नौकरी के सिलसिले में पहली बार लखनऊ आया हुआ था। उस वक्त मेरे साथ मेरी बीवी और एक बेटा और बेटी थी। मेरी बेटी की उम्र 10 साल थी और बेटे की उम्र 7 साल थी। ट्रांसफ़र मिलने के कारण मुझे लखनऊ आना पड़ा। लखनऊ आने से पहले मैंने एक किराए के मकान का बंदोबस्त कर दिया था। जो मकान मुझे मिला था वो काफ़ी पुराना था। उसकी बनावट देखकर लगता था कि वो बेहतरीन कारीगरी करके बनाया गया होगा। मकान आज़ादी से पहले का बना हुआ था, लेकिन लंबे अरसे से उसमें कोई नहीं रहता था। काफ़ी दिनों के बाद मैंने उस मकान में कदम रखा था। मकान बड़ा था और हमें सिर्फ थोड़ी सी जगह की ही ज़रूरत थी। हमारे पास सामान भी ज़्यादा नहीं था। कुछ बक्से, कूलर, पंखे और कुर्सियाँ थीं। इसके अलावा रसोई का भी कुछ सामान था, इसलिए कुछ ही कमरों में हमारा सामान आराम से आ गया। बाकी के कमरे खाली पड़े थे। वहाँ रुककर हमने उस मकान की साफ सफाई की और बचे हुए कमरों को भी साफ किया। मुझे याद है कि जब मैं ऊपर के एक बंद कमरे में झाड़ू लगा रहा था, तब मैं वहाँ पर किसी की मौजूदगी का एहसास कर रहा था। हालांकि मुझे वहाँ पर कोई दिखा नहीं। मैंने इसे अपना वहम समझा और साफ सफाई करके कमरे से बाहर निकल आया। दूसरे दिन उस मकान में मैंने जल्दी ही बिजली का कनेक्शन करवा लिया। सारा काम ठीक ठाक और अच्छी तरह से निपटने के बाद मैं अपने दफ्तर जाने लगा और बीवी बच्चे घर पर ही समय बिताने लगे। मेरे आस पड़ोस के लोग हम लोगों से ठीक तरह से पेश आते थे, अच्छे से बातें करते थे, लेकिन मैंने महसूस किया था कि वो लोग कुछ अजीब ढंग से हमें देखा करते हैं। मोहल्ले वालों में एक वसीम चाचा भी थे जो रोज़ मुझसे मेरी खैरियत पूछा करते थे और इसके साथ ही वो रोज़ मुझसे मेरे घर के हालात भी पूछते थे। घर कैसा लगा, घर में कोई परेशानी तो नहीं आ रही, ये सब वसीम चाचा के सवाल होते थे जो वो रोज़ मुझसे पूछते थे। एक दिन रात के वक्त मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तभी मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ पड़ी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत किसी छोटे बच्चे से बात कर रही है। मेरी बीवी मेरे बगल में ही सो रही थी। फिर ये कौन हो सकता है? आवाज़ मेरे घर के आंगन से ही आ रही थी। मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। फिर मैं दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर आंगन में आया तो आवाज़ आना अचानक बंद हो गई, जैसे मुझे देखकर कोई चुप हो गया हो। मैंने इधर उधर नज़रें दौड़ाई, लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। मैं वापस अपने बिस्तर पर लेट गया। उस दिन के बाद मुझे अपने ही मकान में कुछ अजीब सा लगता था। एक रोज़ छुट्टी के दिन मैं एक कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ गज़ल की किताबें पढ़ रहा था। आदतन मैं गज़ल थोड़ी सी तेज़ आवाज़ में गाते हुए पढ़ रहा था। दो चार गज़ल पढ़कर मैंने किताब रख दी तो मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी, थोड़ा और पढ़ो। ये आवाज़ जनाना थी। मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी बीवी मुझसे काफ़ी दूर बैठी हुई थी। वो बच्चों के सिर पर तेल लगा रही थी। उस दिन मुझे वो आवाज़ काफ़ी साफ सुनाई दी थी। मुझे यकीन था कि वो आवाज़ मेरी बीवी की नहीं है। एक पल के लिए मैं हैरान रह गया, लेकिन मैंने इसका जिक्र किसी से नहीं किया। फिर दिन ऐसे ही बीता और रात में सोते सोते अचानक न जाने कैसे सभी कमरों में इतनी तेज खुशबू आने लगी कि सभी की आंखें खुल गई। मेरे बच्चे, बीवी और खुद मैं भी हैरान था कि आखिर आधी रात के वक्त इतनी तेज खुशबू कैसे फैल रही है। अनुमान लगाया गया कि पास पड़ोस में किसी के यहाँ इत्र का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन सवाल ये था कि इतना इत्र का इस्तेमाल कौन करेगा, वो भी रात के इस वक्त। वहाँ खुशबू धीरे धीरे बढ़ती गई। खुशबू इतनी बढ़ गई कि सभी के सिर चकराने लगे और मजबूरन हम सबको घर से बाहर आना पड़ा। आधी रात के वक्त घर से बाहर हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे। फिर कुछ देर के बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो अब खुशबू काफ़ी धीमी हो चुकी थी। मैंने सभी को अंदर बुला लिया और बच्चों को किसी तरह सुला दिया। बच्चे तो बच्चे थे, उन्हें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, लेकिन मैं और मेरी बीवी काफ़ी डर गए थे। मेरी बीवी ने मुझसे कहा, मुझे इस घर में कभी कभी अजीब सा लगता है, कहीं यहाँ भूत प्रेत का साया तो नहीं। इस पर मैंने उससे कहा, ऐसा कुछ नहीं होता,
नया घर है इसलिए ऐसा लग रहा है। मैंने उससे कहा, घबराओ मत, हम लोग यहाँ पर नए हैं और धीरे धीरे यहाँ की आदत हमें पड़ जाएगी। वो रात हम लोगों ने जाग कर काट दी। दूसरे दिन ऑफिस जाते वक्त मैंने अपनी साइकिल बाहर निकाली। मेरी बीवी मेरा टिफिन लेकर आई। मैंने उससे टिफिन लिया और साइकिल में टांग दिया और पैडल मारकर जैसे ही साइकिल पर बैठा, मुझे फिर एक औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी, जल्दी आना। ये सुनकर मैंने तुरंत ब्रेक लगा दी और पलटकर अपनी बीवी की तरफ देखा। वो भी मुझे सवालिया नज़रों से देखने लगी और बोली, क्या हुआ? मैंने उससे कहा, तुमने अभी मुझे कुछ बोला, मुझे आवाज़ लगाई? इस पर उसने कहा, नहीं, मैंने तो तुम्हें कोई भी आवाज़ नहीं लगाई। मैं कुछ देर सोच में डूबा रहा। मेरे अंदर खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। आवाज़ मैंने साफ सुनी थी और ये आवाज़ मेरी बीवी की तो नहीं थी। मैं बिना कुछ कहे वहाँ से अपने ऑफिस चला गया। सारा दिन काम करके मैं वापस घर आया और नहा धोकर आराम से पलंग पर बैठ गया। मेरी बेटी मेरे लिए पानी लेकर आई और बीवी रसोई में चाय बनाने चली गई। मैंने पानी पीते हुए ऊपर की तरफ नज़र उठाई तो उससे मेरा शरीर सुन्न पड़ गया, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। ऊपर के जो कमरे बंद थे वहाँ मैंने एक औरत को जाते हुए देखा। वो औरत दरवाज़ा खोलकर बड़े आराम से अंदर दाखिल हो गई। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मैंने ऊपर उस कमरे में ताला लगा कर रखा था, जो अभी भी लगा हुआ था। मैं उस वक्त अपने पूरे होशो हवास में था और मुझे उस घटना का पूरा यकीन है। मैंने इस बारे में अपनी बीवी को नहीं बताया, क्योंकि वो ये सुनकर डर सकती थी, लेकिन मुझे इन लोगों की फिक्र सता रही थी। दूसरे दिन बकरीद का त्यौहार था और सारे दफ्तरों में छुट्टी थी। मैं एक हिंदू था, इसलिए मेरे यहाँ कोई त्यौहार नहीं हुआ। मैं और मेरे बीवी बच्चे हम सब दिन का खाना साथ बैठकर खा रहे थे। हमारे बच्चों ने थोड़ा ही खाना खाया था और फिर दोनों पीछे के आंगन में खेलने चले गए। इस बीच मैं और मेरी बीवी खाना खाते रहे। खाना खाते वक्त मैं ये सोच रहा था कि अपनी बीवी को मैं ऊपर जाती हुई औरत के बारे में बताऊं या नहीं। मैंने उसे इस तरह की कोई भी बात बताना ठीक ना समझा, क्योंकि वो डर सकती थी। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। हम दोनों ने जैसे ही खाना ख़त्म किया, हमने एक अजीब मंजर देखा। हमने देखा कि हमारे आंगन में हमारे दोनों बच्चे नए और कीमती लिबास पहने हुए चारपाई पर बैठे मिठाई खा रहे थे। मेरे बेटे के सिर पर छोटी सी पगड़ी थी और पैजामा के साथ कुर्ता पहना हुआ था, जो काफ़ी मुलायम कपड़े का बना हुआ था। उसकी सजावट सोने और हीरे मोती से की गई थी। ठीक इसी तरह मेरी बेटी के लिबास में भी सोने और मोती की सजावट की गई थी। उनके हाथों में जो मिठाइयाँ थी वो आसपास की किसी भी दुकान में नहीं मिलती थी। ये मंजर देखकर मैं और मेरी बीवी दोनों हैरान थे। हमने बाहर से आते हुए किसी को नहीं देखा था, तो सवाल ये था कि कौन हमारे बच्चों को ये नए लिबास लेकर चला गया। हम दोनों तुरंत अपने बच्चों के पास गए। उनसे उस लिबास के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि कोई औरत उन लोगों को आंगन के पीछे आकर ये लिबास पहना गई थी और साथ में मिठाई और कुछ सिक्के भी दिए थे। दोनों बच्चों ने एक एक थैली दिखाई, जिसमें ढेर सारे चांदी और सोने के सिक्के भरे हुए थे। किसी अनजान से सामान लेकर खाने की बात पर मैंने दोनों बच्चों को फटकार लगाई तो दोनों रोने लगे। मैंने उनसे मिठाइयों का डिब्बा लेकर बाहर घर से दूर जाकर रख दिया। मेरे दिमाग में यह बात घूम रही थी कि कहीं ये कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। इस बात को 4 दिन बीत गए। फिर एक दिन आधी रात के वक्त ढेर सारे लोगों की सरगोशी सुनाई दी, जो आहिस्ता आहिस्ता से कुछ बोल रहे थे। ऊपर से किसी की आवाज़ भी आ रही थी। इससे मेरी बीवी और मेरी आंख खुल गई। हम लोग चुपचाप बाहर निकलकर ऊपर की ओर झांकने लगे। ऊपर के कमरों में खाने पीने की चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा खुशबू आ रही थी और साथ ही औरतों और बच्चों और आदमियों की भी सरगोशियाँ सुनाई पड़ रही थी। ऐसा मालूम पड़ता था कि वो सब आपस में बात कर रहे हों। हम लोग डर की वजह से आगे नहीं गए। हमें वहाँ कोई दिखा तो नहीं।
लेकिन हमारे दिलों में खौफ घर कर गया था। हमें अब इस बात पर यकीन होने लगा था कि कोई तो बात है इस मकान में, चाहे वो भूत प्रेत की ही क्यों ना हो, जिससे हम अनजान हैं। लेकिन आखिर बात क्या हो सकती है? इस बात की पुष्टि करने के लिए मैंने मोहल्लों के कुछ लोगों से इस मकान के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। शाम के वक्त वसीम चाचा हमारे घर पर आए। उनको अंदर बुलाकर हमने बिठाया। आदतन वो मुझसे मेरी खैरियत पूछने लगे, तो मैंने जवाब में सब ठीक होने को कहा। मुझे देखकर वसीम चाचा कहने लगे, क्या हुआ बेटा, आज कुछ परेशान से मालूम पड़ते हो। इस पर मैंने उनसे कहा, चाचा अब आपसे क्या छुपाना, दरअसल हम कुछ दिनों से अजीबोगरीब हालात से रूबरू हो रहे हैं। फिर उनको मैंने अपनी सारी दास्तां बताई। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा खामोश रहे, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोले, बेटा मैं समझ सकता हूँ कि तुम पर क्या बीती होगी, और मुझे अंदाजा था कि तुम ऐसी घटनाओं से रूबरू जरूर होगे। वसीम चाचा की बात सुनकर मैं हैरानी से उनसे कहने लगा, आपको कैसे अंदाजा था इस बात का? इस पर वो बोले, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, तुम्हारा ये मकान बहुत पुराना है जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा था। इस मकान में जिन्नातों का वास है। तुम्हारे आने से पहले यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती रही हैं। तुमसे पहले कई लोगों ने यहाँ रहने की कोशिशें की, लेकिन कोई भी 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाया। एक तुम ही हो जो इतने दिनों से टिके हुए हो। जिन्नातों के डर से किसी ने तुमको इस मकान का हाल भी नहीं बताया, क्योंकि लोगों को डर रहता है कि कहीं जिन्नात उन पर हमला ना कर दे। यहाँ पे रहने वाले जिन्नात अक्सर लोगों पर हमले भी करते आए हैं। मुझे भी ये बात पहले से पता थी, लेकिन मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया ताकि तुम डरो ना, क्योंकि तुरंत आकर तुम तुरंत दूसरा मकान कैसे ढूंढते। उनकी बातें सुनकर मेरे तो हाथ पांव सुन पड़ गए। मैंने उनसे कहा, लेकिन ये लोग दिखते क्यों नहीं? इस पर वसीम चाचा बोले, मेरे साथ आओ। मैं उनके साथ उनके पीछे पीछे मकान की छत पर बने हुए कमरों के पास चला गया। वसीम चाचा ने मुझे अपने सामने खड़ा किया और मन ही मन कुछ पढ़ने लगे। कुछ देर तक पढ़ते रहने के बाद उन्होंने मुझ पर फूंका और मुझसे कहा, अब तुम सभी कमरों की खिड़कियों से झांक कर देखो। उनके कहने पर मैंने जैसे ही खिड़की के अंदर झांका तो मेरे बदन में सनसनी सी दौड़ गई। उस कमरे में 100 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैं समझ गया कि ये जिन्नात ही हैं, जो काफी लंबे चौड़े लग रहे थे। यही हाल बाकी के कमरों का भी था। सारे कमरों में 100, 150, 200 लोग बैठे हुए थे। सभी कमरे खचाखच भरे हुए थे। सभी कमरों में बाहर से ताले भी पड़े हुए थे, फिर भी इतने लोग अंदर थे। ये सब देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। मैं बुरी तरह से डर गया। फिर वसीम चाचा ने कुछ पढ़कर मुझ पर दोबारा फूंका और मुझे नीचे ले आए। मेरी हालत काफ़ी देर तक खराब रही। मैं काफ़ी देर तक शांत बैठा रहा। फिर वसीम चाचा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ये सभी जिन्नात थे जो लंबे अरसे से यहाँ रह रहे थे, और इनको अब यहाँ से कोई नहीं भगा सकता। जिस घर में 40 दिन तक रोशनी ना हो, वहाँ जिन भूतों का बसेरा हो जाता है। ये मकान तो लंबे अरसे से बंद है, इसलिए यहाँ पर जिन्नातों का कब्जा है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सलाह मानो तो कहीं और मकान ढूंढकर इस मकान को खाली कर दो। उस दिन से मैंने दूसरे मकान का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया। मैं इधर उधर मकान ढूंढने में लग गया, और फिर एक अच्छा सा मकान मुझे वसीम चाचा ने ही दिलवा दिया, जो मेरे उस मकान से थोड़ी सी दूरी पर ही था। मैंने वो जिन्नाती मकान खाली करके अपने नए मकान में रिहाइश कर दी। मैं आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वाकई में जिन्नातों का वजूद होता है। मैंने जो घटनाएं देखी हैं उनको मैं बयान नहीं कर सकता कि उस वक्त मेरे हालात क्या थे, लेकिन जिन्नातों के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आज अपने पूरे होशो हवास में इस बात की गवाही देता हूँ कि इस दुनिया में जिन्नातों का वजूद होता है। इन जिन्नातों का वजूद उतना ही सच है जितना कि इंसानों का।
आप इस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन जिन्नात इस दुनिया में मौजूद हैं। वो आज भी हमारी बातें सुनते हैं। मेरे उस मकान खाली कर देने के बाद भी आज भी उस मकान से अजीब अजीब किस्से सुनने को मिलते हैं जो लोगों के द्वारा बताए गए हुए होते हैं। और कई बार तो मैंने वहां से गुजरते हुए ऊपर के कमरों में लोगों को देखा। कई ऐसी चीजें देखी जिन्हें मैं बयां भी नहीं कर सकता। सच में इस दुनिया में जिन्नात हैं और मैं अपने पूरे होशो हवास में इस बात की गवाही देता हूँ। दोस्तों, ये थी हमारे एक करीबी दोस्त की बताई हुई कहानी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन लोगों का कहना है कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और ये मकान लखनऊ के तहसीनगंज में आज भी मौजूद है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके पास कोई कहानी है तो हमसे संपर्क करें। मिलता हूँ अगली बार किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।